हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आपका स्वागत है अपने परिवार नौकरी बाज़ार में। और आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो सीधे सा 79 आर्टिकल 79 से हम 90 तक पढ़ेंगे। और आर्टिकल 90 जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो ये क्लास भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसमें मैंने दोनों तरीके से आपका जो ऑप्शन वाइज भी दे रखा है और थ्योरी वाइज भी दे रखा है कि हर एक क्वेश्चन के नीचे आपको उसकी थ्योरी मिलेगी, जिससे आपका जो थ्योरी का थ्रेट है वो भी खत्म हो जाएगा, यानी कि डर। ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसलिए होते हैं कि आप एग्जाम में बैठ के फंबल ना कर पाओ। फंबल होते हैं मतलब दो ऑप्शनों में आप उलझ ना जाओ, तीन ऑप्शनों में आप उलझ ना जाओ, उस तरीके की चीज़ें आपके साथ ना हो, इसलिए मैंने दोनों चीज़ें एक साथ रखी हैं। और मैं इस चीज़ के लिए श्योर हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें से आपका यूपीएसआई में फंसेगा, यूपी पुलिस कांस्टेबल में फंसेगा, अन्य किसी भी एग्जाम में, लेखपाल हो, एसएससी जीडी हो या रेलवे हो, उन सभी एग्जामों में आपका ये यहाँ से आने ही वाला है। तो आपको इस पर पूर्ण रूप से विश्वास करके क्लास देखनी है। ऐसा नहीं सोचना है कि यार क्या ही पता है कि मतलब ऐसे क्या फंसने वाला है, क्या नहीं फंसने वाला है। देखो, मुझे पता है, मैंने एग्ज़ाम क्लियर करे हैं, तो मुझे उस चीज़ का अंदाज़ा है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन को क्लिक करना पड़ता है। ठीक है। तो आप इस चीज़ को निश्चिंत हो जाएं और आप निश्चिंत होकर इससे अपनी पॉलिटी तैयार करें। मैं मानता हूँ कि यहाँ से आपके क्वेश्चन नहीं बचेंगे। और जिस दिन एग्ज़ाम होगा उस दिन मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने जो पढ़ाया था उसमें से कितने क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल मतलब ए टू जेड जितने क्वेश्चन थे, जितना ही मैंने थ्योरी और आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराए, वहाँ से कितने क्वेश्चन एग्जाम में बैठे हैं आके। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा बात ना करते हुए। अभी जो 1 मिनट बर्बाद हुआ उसको थोड़ा कवर कर लेंगे हम लास्ट जाते जाते। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 79, आर्टिकल जो 79 है यानी कि 79, उसमें संसद की संरचना में, संसद की संरचना से वो जुड़ा है, संसद की संरचना से। और जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका वो कहता है कि अनुच्छेद 79 यानी कि 79 किससे संबंधित है। ठीक है। राज्यसभा से है, लोकसभा से है, संसद की संरचना से है, यह राष्ट्रपति शासन से है। तो सबसे पहले आपको यही ऑप्शन दिया गया था कि संसद की जो संरचना होती है उसी से 79 जुड़ा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी इसमें। अब इसका देखो, हम जो हमारी थ्योरी है ना वो देख लेते हैं। अनुच्छेद 79 यानी कि 79 कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी। जो संघ होगा हमारा यानी कि भारत जो देश है, इसके लिए क्या होगी, एक संसद होगी। ठीक है। यह संसद 3 भागों से मिलकर बनती है, यानी कि इसमें 3 भाग होते हैं। और वो भाग कौन कौन से होते हैं उसके, पहला भाग इसका राष्ट्रपति होगा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा होगा लोकसभा। ठीक है। इस चीज़ को आप याद करेंगे। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड भाग जो होते हैं ये होते हैं राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। यह समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति विधायी प्रक्रिया का आवश्यक अंग है। विधायी होती है कानूनी प्रक्रिया। ठीक है। जो हमारे कानून के रूप से जो प्रक्रिया चलती है उसका आवश्यक अंग कौन है, वो हमारा राष्ट्रपति है। इस चीज़ को याद रखना आप। कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कानून नहीं बन सकता। ये बिल्कुल सही बात है और ये आपको याद होनी चाहिए कि कोई भी विधेयक जो संसद में पेश किया जाता है और जब दोनों लोकसभा और राज्यसभा से पास हो जाता है तो फिर उस पर जो अंतिम प्रक्रिया होती है, जो अंतिम प्रक्रिया उसकी यही होती है कि उस पर राष्ट्रपति के सिग्नेचर होते हैं और वो फिर अधिनियम यानी कि कानून बन जाता है। ठीक है। यानी कि जैसे एक्ट बोलते हैं हम, तो उसकी कानून की जो स्वीकृति होती है वो अंतिम होती है राष्ट्रपति की। आगे देख लेते हैं। इसलिए संसद बराबर होता है राष्ट्रपति प्लस दोनों सदन। दोनों सदन यानी कि फर्स्ट, यानी कि आपका जो है लोकसभा और सेकंड होता है आपका राज्यसभा। इसमें उच्च और निम्न आते हैं, वो भी मैंने आपको समझा रखा है। उच्च इस वजह से कहते हैं, राज्यसभा को कहते हैं उच्च सदन, क्योंकि उसमें जो एज होती है, जो मेंबर होते हैं उनकी एज जो है वो ज़्यादा होती है लोकसभा के मुकाबले में, क्योंकि वहाँ पे 30 साल मांगी जाती है और लोकसभा में 25 साल मांगी जाती है। तो उच्च सदन इसलिए क्योंकि वहाँ पे मतलब जो ज़्यादा बुज़ुर्ग लोग कह सकते हो, ज़्यादा ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग वहाँ पे बैठते हैं, इसलिए उसे उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। और प्रथम सदन और द्वितीय सदन का एक शॉर्ट से मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट वे में, कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो चुने जाते हैं पब्लिक के द्वारा, एज ए पीपल, जो जनसंख्या होती है पॉपुलेशन के द्वारा चुने जाते हैं, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है प्रथम सदन, क्योंकि वहाँ पे लोगों की प्रथम जो चॉइस थी वो लोकसभा के सदस्य थे। और जो द्वितीय सदन कहा जाता है वो राज्यसभा को कहा जाता है, क्योंकि डायरेक्टली लोग राज्यसभा के सदस्यों को नहीं चुनते हैं। तो इस चीज़ को आप याद रखना, इसलिए उसको द्वितीय सदन कहा जाता है। उच्च सदन राज्यसभा को इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा उम्र दराज लोग बैठते हैं लोकसभा से, इसलिए वो उच्च सदन हो गया, क्योंकि उसमें आयु के मुकाबले में या एक्सपीरियंस के मामले में ज़्यादा समझदार या ज़्यादा आयु वाले व्यक्ति बैठते हैं, इसलिए उसको उच्च सदन कहा जाता है। ठीक है। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा, मैं ये मानता हूँ। मेरा समझाने का तरीका एकदम आपका लोकल रहेगा, एकदम जैसे आपसे समझने की रिलेट करके चीज़ों को बताऊँगा, जिससे कि आपको पॉलिटी बहुत अच्छे से समझ में आएगी। और अगर कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट करना, मैं आपको उसमें आपका जो भी क्वेश्चन होगा उसका मैं आंसर आपको रिप्लाई कर दूँगा। ठीक है। परीक्षा में अक्सर जो परीक्षा होती है, अक्सर उसमें भ्रम पैदा किया जाता है कि संसद केवल 2 सदनों से मिलकर बनती है, और यह गलत है। जैसे देखो,
अब आपकी जब परीक्षा होगी ना तो उसमें ये पूछ लेगा कि संसद आपकी किस तरीके से किन किन मतलब किन 2 सदनों से मिलकर बनती है, 3 सदनों से मिलकर बनती है, या संसद कैसे बनती है। तो उसमें आपको थोड़ा ऑप्शन ऐसे रख देगा। मैंने आपको क्वेश्चन रखा है, मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। भारतीय संसद किन किन से मिलकर बनती है, देख लीजिए, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है, ठीक है। राष्ट्रपति और लोकसभा से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से मिलकर बनती है। तो आपको मैंने बताया कि इसमें 3 सदन होते हैं, राष्ट्रपति होता है, राज्यसभा होती है और लोकसभा होता है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखना हमेशा। अब देखो इसकी थ्योरी देख लेते हैं। संसद की जो संरचना है वो संविधान में स्पष्ट रूप से परिभाषित है, यानी कि स्पष्ट रूप से उसे परिभाषा दी गई है संविधान में संसद की संरचना को, ठीक है। राष्ट्रपति संसद का हिस्सा है, भले ही वह किसी सदन का सदस्य नहीं होता। इस चीज़ को आप नोट कर लेना कि राष्ट्रपति जो संसद होती है उसका हिस्सा तो है, पर वो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, ठीक है। इस चीज़ को याद कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि इस बार यूपीएससी में आपका एक ना एक उसमें देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। संसद का सत्र बुलाता है राष्ट्रपति बुलाता है, ठीक है। राष्ट्रपति के जो कार्य हैं उसमें संसद में वो क्या क्या है वो ये देख रखे हैं कि जो संसद है उसका सत्र बुलाता है, बिल्कुल बुलाता है। विधेयकों पर हस्ताक्षर करता है, जो फाइनल डिसीजन होता है वो विधेयकों पर राष्ट्रपति का होता है। ये आपको अभी बताया था मैंने पिछले वाली जो अभी हमारा क्वेश्चन था। संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, बिल्कुल दोनों सदनों का एक बार संयुक्त अधिवेशन वो बुला सकता है, यानी बुला तो कितनी बार सकता है लेकिन बुला सकता है, ठीक है। क्या राष्ट्रपति संसद का सदस्य होता है, उसमें ये पूछा है कि क्या राष्ट्रपति संसद का सदस्य होता है, ये मैंने आपको अभी बताया। तो इसमें आप ऑप्शन लगा देंगे कि संसद का सदस्य नहीं होता, ठीक है। वो उसका अंग होता है पर उसका सदस्य नहीं होता, ठीक है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, लेकिन वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। अब जैसे कि कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि यार मतलब उनको क्लिक नहीं हो रही होगी चीज़ ये वाली, जो संसद का सदस्य नहीं होता। देखो जब राष्ट्रपति बनता है तो वो लोकसभा का सदस्य होता है, ये एक जो है मतलब एक उसकी डिमांड है जो पद की है कि वो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। लेकिन क्या होता है जब लोकसभा का सदस्य वो होता है ना, उस टाइम पे जब राष्ट्रपति बनता है तो अपने जो सदस्यता होती है उसकी वहाँ पे वो सदस्यता खत्म हो जाती है। फिर उससे राष्ट्रपति जो होता है वो प्रथम नागरिक होता है, इसलिए वो संसद में वोट भी नहीं देता, इसलिए उसको संसद का सदस्य नहीं कहा जा सकता। आप इस चीज़ को समझ गए होंगे शायद। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, लेकिन वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। देखो यही चीज़ है, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, अभिन्न अंग है। वह सदन की कार्यवाही में बैठकर मतदान नहीं कर सकता। देखो मैंने अभी क्या कहा आपसे, मतदान नहीं कर सकता वो, ठीक है, मतदान नहीं कर सकता कार्यवाही में। उसकी भूमिका संवैधानिक और औपचारिक है। उसकी जो भूमिका है वो संवैधानिक है, यानी कि संवैधानिक है और औपचारिक है। औपचारिक क्योंकि वो नामात्र का प्रधान होता है इसलिए, क्योंकि पूरे काम तो आपका जो है प्रधानमंत्री करता है, राष्ट्रपति के नाम से करता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो आप देखिए, ये चीज़ आपको बहुत ईजी वे में समझ में आ जाएंगी। परंतु विधायी प्रक्रिया में अंतिम स्वीकृति देने की शक्ति उसी के पास है। देखो विधायी यानी कि कानूनी प्रक्रिया, जब आपके कोई भी विधेयक पास होगा संसद में तो उस पर जो अंतिम स्वीकृति होती है, जो अंतिम सिग्नेचर होते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं। उसके बाद में वो अधिनियम जो होता है वो कानून बन जाता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अब आता है हमारा आर्टिकल 80, जो कि 79 में हमारी संसद आ गई, तो 80 में हमारी राज्यसभा आएगी, उसके बाद में हमारी लोकसभा आ जाएगी। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इसी क्रम में आप देखेंगे तो ये तीनों चीज़ें आपको दिखाई देती रहेंगी, ठीक है। तो राज्यसभा आपकी जो आती है अनुच्छेद 80 में आती है। राज्यसभा की, पहला क्वेश्चन करते हैं इसका, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। तो आप इसको बता सकते हैं बड़े आराम से कि रोज राज्यसभा की 238 हो सकती है, 245 हो सकती है, 250 हो सकती है, 260 हो सकती है। अगर आपको ये क्वेश्चन पता है तो आपको ये पता जरूरी होना चाहिए कि कहाँ कितने सदस्य कहाँ से होते हैं और कितने सदस्य कहाँ से होते हैं, ठीक है। तो 250 होती है। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि देखो 238 सदस्य जो होते हैं वो राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेशों से होते हैं, ठीक है, चुने जाते हैं राज्यसभा के, ठीक है। और जो 12 सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है, मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। और वो राष्ट्रपति जो करता है ना इनको 12 सदस्यों को मनोनीत, वो कला, विज्ञान, साहित्य, ठीक है, यहाँ जगह नहीं बची, साहित्य और भी बहुत सारे क्षेत्र होते हैं जिनमें 12 सदस्य जो है वो मनोनीत किए जाते हैं। वो भी इसलिए कि भारत का जो नेचुरल टैलेंट है, जो लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कि कला में कर रहे हैं, संस्कृत में कर रहे हैं, तो उनके पास क्या होता है, एक अपनी जो होती है वो कला होती है, तो उनका जो टैलेंट है उसको भी कोई प्रदर्शित करे, यानी कि उसको भी कोई उसकी भी बात करे संसद में, उनके 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 लिए कोई एक स्पेशल सीटें दी जाती हैं, इसलिए 12, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, ठीक है। इसकी जो थ्योरी है वो देख लेते हैं। अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा की अवधि सदस्य संख्या
अधिकतम जो सदस्य संख्या है वो 250 है। देखो अधिकतम सदस्य संख्या राज्यसभा की कितनी हो सकती है, 250 हो सकती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। जो हमारे 238 सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं, ये मैंने आपको अभी बताया था कि 238 सदस्य जो होते हैं हमारे के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं। ठीक है, 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। तो जो 12 सदस्य हैं हमारे, वो राष्ट्रपति उनको नामित करते हैं। ठीक है, अगर किसी को ज़्यादा धीमी लग रही हो क्लास तो वो 2x में करके मतलब 2x में करके देख सकता है, और अगर किसी के पास टाइम कम है तभी वो 2x में देख सकता है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है भाई, आप बस देखो, अच्छे से पढ़ो, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, आप रिलेट कर रहे हो तो चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वो आपका दायित्व बनता है, क्योंकि आपने एक क्लास देखी है जो तो आपको समझ में, अगर दो क्वेश्चन भी आपको समझ में आए ना तो आप लाइक करके जाना है, सब्सक्राइब करके जाना है, क्योंकि वो आपका दायित्व बनना चाहिए। ठीक है, हमारी मेहनत पे आप थोड़ा इतना तो कर ही सकते हो। यह सीमा संविधान द्वारा तय की गई है ताकि सदन का आकार संतुलित रहे। देखो ये जो सीमा है ना 250 सदस्य की, इसको जो है संविधान द्वारा तय किया गया है। ठीक है, सदस्य कहीं भी हो उनको संविधान ही तय करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, ताकि सदन का आकार और जो संतुलन है वो बना रहे। ठीक है, सदन का संतुलन बनाने के लिए 250 जो सदस्य हैं वो तय की गई है अधिकतम सीमा। अब ऐसा नहीं है कि आप उसमें बढ़ा दो, अगर 290 होते तो वो थोड़ा आकार और सदन में जो संतुलन है वो बिगड़ जाता, तो इसलिए उसका जो संतुलन है उसको बनाने के लिए 250 सदस्य रखे गए। टाइम पे ये बढ़ते रहेंगे, पर अभी नहीं। ठीक है, अभी हमारे जितने हैं 250 उतने ही हैं। ठीक है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा नामित सदस्यों का उद्देश्य क्या है। जो राज्यसभा है उसमें राष्ट्रपति द्वारा नामित सदस्य हैं, उनका जो उद्देश्य है वो क्या है, राजनीतिक संतुलन बनाना। तो ये गलत बात है, उनका उद्देश्य राजनीतिक संतुलन बनाना नहीं है। राजनीतिक संतुलन बना रहे, वो ये काम है कि वो 250 सदस्य रहें। ठीक है, जो 12 सदस्य हैं उनका राजनीतिक संतुलन बनाना कोई उनका उद्देश्य नहीं होता। न्यायिक जो है नियंत्रण होता है वो, देखो ये कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में तो आप बैठे नहीं हो जाके, ये सदस्य सिर्फ राज्यसभा में बैठते हैं, तो इसलिए इनका न्यायालय से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, विशेष ज्ञान का प्रतिनिधित्व करना, हाँ, क्योंकि इनके पास विशेष ज्ञान होता है, क्योंकि कला साहित्य या विज्ञान में जब ये अपना आगे जब चलते हैं तो उसमें जो उनका होता है विशेष ज्ञान होता है, क्योंकि हर व्यक्ति उस चीज़ को नहीं कर सकता, इसलिए उनका प्रतिनिधित्व करना जो होता है वो इनका काम होता है। प्रशासनिक सहायता, ये प्रशासनिक सहायता कोई पुलिस में तो होते नहीं है ना, आर्मी में होते हैं, तो इनकी प्रशासनिक सहायता या कोई गवर्नमेंट जॉब भी नहीं है इनके पास, तो प्रशासनिक सहायता का कोई उद्देश्य नहीं है। अगर मान लो 2 के पास है अभी तो 10 के पास तो नहीं है, ऐसा मान के चलिए आप। राष्ट्रपति 12 ऐसे व्यक्तियों को नामित करते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या अनुभव हो। देखो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको समझिए। जो मैंने आपको बताया 12 सदस्य होते हैं, राष्ट्रपति इनको नामित करते हैं, और उनका जो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में विशेष ज्ञान का अनुभव हो, वही विशेष ज्ञान का अनुभव। ठीक है, इसका उद्देश्य है कि संसद में केवल राजनेता ही नहीं बल्कि विशेषज्ञ भी भाग लें। मतलब इसका जो उद्देश्य है सिर्फ इतना है कि संसद में जो आपकी राज्यसभा होती है उसमें केवल राजनेता ही भाग ना लें, उसमें विशेष जो ज्ञान है भारत का वो भी उसमें भाग ले, इसलिए इनकी नियुक्ति की जाती है। यह भारतीय लोकतंत्र की एक विशेषता है। अब देखो ये क्वेश्चन आपका हमेशा बन भी सकता है, तो आप इस पर ध्यान देना कि भारतीय लोकतंत्र की विशेषता क्या है। ठीक है, तो भारतीय लोकतंत्र की जो एक विशेषता है वो ये है कि वहाँ पे साहित्य कला या उसमें राज्यसभा में 12 सदस्य नामित किए जाते हैं। ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र में, तो इस चीज़ को आप याद रखना। ठीक है, ये क्या है, एक विशेषता है। ठीक है, क्या है, एक विशेषता है, तो इस चीज़ को आप याद रखना थोड़ा सा। ठीक है, आगे चलते हैं। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य किस पद्धति से चुने जाते हैं। देखो जो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, मैं इसको हटा देता हूँ। राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो किस पद्धति से चुने जाते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव। देखो जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, मैंने आपको बताया कि उनको जनता नहीं चुनती, जो जनता चुनती है वही प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। जो चुनाव जनता नहीं करती उनको प्रत्यक्ष चुनाव आप नहीं कह सकते, वो क्या होते हैं, अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। तो प्रत्यक्ष चुनाव तो इसका गलत हो जाएगा, अप्रत्यक्ष चुनाव, तो यही इसका सही है। देखो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है उनके अंदर। ठीक है, क्योंकि उनको जनता डायरेक्ट नहीं चुननी है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति मिलती है, तो नहीं, राष्ट्रपति इनको नियुक्ति नहीं करते हैं। ठीक है, न्यायालय द्वारा चयन होता है इनका, तो न्यायालय इसमें कोई हमारी भूमिका नहीं है, सदस्यों को चुनने में न्यायालय का कोई काम नहीं है, चाहे वो सदस्य कोई भी हो। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य जनता द्वारा सीधे नहीं चुने जाते, ये बिल्कुल सही बात है कि राज्यसभा के सदस्य जो है जनता द्वारा बिल्कुल सीधे नहीं चुने जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, उन्हें राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जो विधानसभा होती हैं हमारी, उनके निर्वाचित सदस्य एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली, ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एसटीवी के माध्यम से चुनते हैं। ठीक है, यह अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली है जिससे विभिन्न दलों
को उनके अनुपात में प्रतिनिधित्व मिलता है। ठीक, तो ये वही है जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में काम आती है प्रणाली, वही है एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली। और इससे क्या होता है, अब अनुपातिक जो प्रतिनिधित्व होता है उसका जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व जो होता है वो हर दल को मिलता है और उसी के हिसाब से वोट डलते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना, आपको ये चीज़ें समझने के लिए आपको पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी। मैंने आपको समझाया है, अगर मैं इसमें बताऊंगा तो ये क्लास लंबी बहुत हो जाएगी। वैसे ही मैं उतना तेज़ नहीं पढ़ाता क्योंकि मेरा उद्देश्य समझाना है, तेज़ करना है किसी चीज़ को नहीं है। इतनी गारंटी मैं दे रहा हूँ कि आपके एग्जाम से पहले पॉलिटी ख़त्म कर दूंगा और उस पॉलिटी में से आपको हर टाइप का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो प्रतिनिधित्व जो होता है जनता के आधार पर होता है, जितनी जनसंख्या होती है उसका उसी आधार पे वोट का जो होता है वो बंटवारा होता है, मान लो उसकी वोट की वैल्यू डिसाइड की जाती है। तो वोट की वैल्यू निकालना जो होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व या हस्तांतरणीय मत प्रणाली जो होती है उसी को कहते हैं। ठीक है, अगला देख लें, दलों को उनके अनुपात में प्रतिनिधित्व मिलता है। ठीक है, ये पहली बात है। आगे देख लेते हैं आर्टिकल जो 81 है हमारा, मैंने आपको बताया, देखो 79 में आपकी संसद आती है, 80 में आपकी राज्यसभा आती है और 81 में आपकी लोकसभा की संरचना जाती है। ठीक है, तो लोकसभा जो पहला क्वेश्चन है इसका देख लेते हैं, 81 में लोकसभा का से। तो लोकसभा जो होती है, लोकसभा में प्रतिनिधित्व का आधार क्या है? जो लोकसभा है उसमें जो प्रतिनिधित्व का आधार है वो क्या है? क्षेत्रफल है, जनसंख्या है, भाषा है, धर्म है। तो मैंने आपको अभी छोटी मोटी बात में बताया था कि इसका जो है जनसंख्या होती है। प्रतिनिधित्व कौन करता है? जनता करती है। जनसंख्या के आधार पर जो है लोग चुने जाते हैं, सीटों का बंटवारा होता है। लोकसभा में सीटों का बंटवारा राज्यों की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। वही बात है, देखो मैंने बताया अभी, सीटों का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। ठीक है, उद्देश्य लोकतंत्र में समान प्रतिनिधित्व होना, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अगर सीटें जो है हमारे यहाँ पे जो सीटों का बंटवारा होता है ये जनसंख्या होता है कि मान लो 10 लाख की जनसंख्या है, उस पर एक सीट दे दी जाती है। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा सीटों का बंटवारा होता है जो 71 से अभी तक नहीं हुआ है। जनसंख्या के आधार पर जो सीटें बनी हुई थी वो वैसे ही बनी हुई हैं, तो इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान रखना। हालांकि देखो ये दे रखा है, हालांकि 71 की जनगणना के आधार पर सीटों को 2026 तक स्थिर यानी कि फ्रीज रखा गया है। ये चीज़ें मैंने आपको वैसे ही समझा दी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देख लेते हैं, लोकसभा के सदस्य किस प्रकार चुने जाते हैं? जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वो किस प्रकार चुने जाते हैं? लोकसभा के सदस्य देखो उनको जनता वोट करती है, तो कैसे चुने जाएंगे? कोई सिंपल सी बात है, अप्रत्यक्ष चुनाव, प्रत्यक्ष चुनाव, राष्ट्रपति की नियुक्ति के द्वारा, या न्यायिक चयन होता है। न्यायिक चयन नहीं होता, राष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं होती, प्रत्यक्ष चुनाव होता है क्योंकि जनता उनको चुनती है। अप्रत्यक्ष चुनाव भी नहीं होता हमारे यहाँ। लोकसभा जो सदस्य होते हैं सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू है, जो 18 वर्ष से ऊपर के जितने भी लोग हैं वो वोट दे सकते हैं। सार्वभौमिक मत वयस्क का जो अधिकार है, तो उसका मतलब ये होता है कि 18 वर्ष से ऊपर के लोग सभी वोट दे सकते हैं। से अधिक आयु का प्रत्येक नागरिक मतदान कर सकता है। यह लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है। ठीक है, लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है। देखो यार, बहुत सारी बातें की गई हैं इसके बारे में, लेकिन उन चीज़ों का चर्चा नहीं करते हैं क्योंकि एक जो हमारे बहुत बड़े फिलोसफर थे उन्होंने ये कहा था कि सभी को वोट देने का अधिकार देने का मतलब तो ये हो गया कि अगर मान लो 5% लोग अमीर होते हैं और जो 95% लोग होते हैं वो गरीब होते हैं, उनमें से 50% जो होते हैं वो अति गरीब होते हैं, बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं। तो मैं भी गरीब हूँ भाई, मैं कोई अमीर नहीं हूँ, मैं अपने आप को रख के ही बात कर रहा हूँ कि भी आप मेरे को समझो कि यार ये अमीर है बहुत ज़्यादा, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो जो 50% पॉपुलेशन तो जो होती है हमारी गरीबी होती है हर जगह लगभग, आप देख सकते हो। अगर आपके विकसित देश भी है वहाँ पे भी 50% बहुत लोग अमीर होंगे, 50% ज़्यादातर गरीब मिलेंगे आपको। ठीक है, उनके अनुसार। तो उन्होंने ये कहा था कि अगर लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में जो राजनेता होते हैं ना वो उस पब्लिक को खुश करने की बात करते हैं, और वो उसको खुश करने के चक्कर में क्या होता है, लोकतंत्र की जो होती है वो हत्या कर देते हैं। मतलब हर फैसला वो उस जनता के पक्ष में लेंगे जो आदमी गरीब होगा, अमीर के पक्ष में फैसला नहीं लेंगे। लेकिन हमारे यहाँ पे उल्टा है, हमारे यहाँ पे गरीब के पक्ष में नहीं बल्कि अमीर के पक्ष में फैसला लिए जाते हैं। और हमारे यहाँ लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही है, लोकतंत्र को मतलब अच्छे से फल दिए जा रहे हैं और अमीर लोग उस फल को तोड़ के खा रहे हैं। ठीक है, लोकतंत्र की अधिकतम संख्या क्यों निर्धारित की गई है? ठीक है, लोकतंत्र की जो अधिकतम सदस्य संख्या है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्यों निर्धारित की गई है? ठीक है, वित्तीय कारण, प्रशासनिक संतुलन, न्यायिक आदेश या राजनीतिक दबाव? तो इनमें से ना तो राजनीतिक दबाव है, ना ही न्यायिक आदेश है, ना ही वित्तीय कारण है, हमारा प्रशासनिक संतुलन है, जिसके कारण हमारी सदस्य संख्या लोकसभा में निश्चित की गई है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इसकी थ्योरी है कि संविधान में अधिकतम सीमा निर्धारित करने का उद्देश्य सदन को अत्यधिक बड़ा होने से रोकना है। देखो क्या है ना, अगर आप लोकसभा में उस सीमा को हटा दोगे ना तो फिर कितने भी सदस्य, अगर आप मान लो 1000 सदस्य आज हो जाएं
तो फिर किसी भी बिल को पास करने में तो दिक्कत होगी होगी आपको। उसमें कितने, मान लो क्या पता चलेगा आपको कितने सदस्य इधर उधर हो गए। फिर चुनाव कराने में भी हर हर व्यक्ति को वहाँ पे वोटिंग मशीन चाहिए, जो क्या होता है सदन का जो संचालन है ना वो अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए उसकी सदस्य जो है न्यूनतम मतलब अधिकतम अपनी तरफ से और उनके तरीके से जितने कम से कम हो सके उस न्यूनतम संख्या को, जैसे कि जो संविधान निर्माता थे उन्होंने ये सोचा कि सदन की जो सदस्य हैं, जो सीटों का बंटवारा है उनको न्यूनतम रखा जाए। लेकिन हमारे लिए वो क्या कहा कि अधिक से अधिक कितनी हो सकती हैं, लेकिन उनके अनुसार उन्होंने ये करा कि न्यूनतम रखी, जिससे कि सदन की कार्यवाही का संचालन सही से हो सके। और उस टाइम पे देश की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, तो इसलिए भी उन्होंने उस चीज़ को सीमित रखा। आज की डेट में तो देश की स्थिति थोड़ी अच्छी लग रही है, तो अभी सदस्य जो संख्या है वो बढ़ाई जाएगी। बट क्योंकि 2071 की जनसंख्या के हिसाब से, वो 1971 की जनसंख्या के हिसाब से चल रही है, तो अभी जो है प्रेजेंट टाइम में आप देखना 2027 की जनगणना के बाद सीटों की संख्या बढ़ जाएगी। आपके क्षेत्र में जो वोटिंग जो परसेंटेज है आज की डेट में आप देखोगे तो एक सदस्य पर लगभग डबल हो गया है, कि अगर उनको 10 लाख चाहिए तो आज की डेट में 10,000 की जगह 20,000 लोग वोट डालने जा रहे हैं एक सदस्य के लिए। तो ये चीज़ें ख़त्म करने के लिए समान प्रतिनिधित्व मिले हर जनता के, हर व्यक्ति को, तो इसलिए उसको जो है ख़त्म करके वोटों की संख्या बढ़ाई जाएगी। एक सेकेंड, हाँ। यही बात की गई है इसमें। निर्धारित करने का उद्देश्य सदन के प्रत्येक को अत्यधिक बड़ा होने से रोकना और कार्य का संचालन प्रभावी बनाए रखना है। अधिकतम संख्या से निर्णय प्रक्रिया जटिल हो सकती है। वही बात है जो मैंने आपको बताया, अधिकतम संख्या होगी तो निर्णय लेने में दिक्कत होगी भाई, क्या पता कौन कहाँ वोट कर दे। अब देखो 82 में आता है परिसीमन। परिसीमन हमारा यही होता है, मैं आपको मोटे शब्दों में समझा देता हूँ। जो मैंने आपको बताया कि हर एक जो जनसंख्या का क्षेत्र है उसमें एक जनसंख्या, यानी कि मान लो 5,000 लोगों पे एक आदमी रखना है, एक टिकट देना है, तो वो एक सीट जो है रिजर्व कर दी जाए, ठीक है। वो तो ये जनसंख्या के आधार पे जो है परिसीमन होता है, जो हमारे यहाँ नहीं हो रहा है। तो परिसीमन किसके बाद किया जाता है? हर चुनाव के बाद किया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। हर पाँच वर्ष में किया जाता है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो हमारा जो होता है प्रत्येक जनगणना जब होती है उसके बाद में हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि परिसीमन होना चाहिए, लेकिन अभी तक हमारे यहाँ परिसीमन नहीं हुआ है, ठीक है। जनसंख्या में बदलाव के अनुसार निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को पुनः निर्धारित किया जाता है, ठीक है। वही बात है, जनसंख्या में बदलाव के अनुसार, अगर जनसंख्या जैसे मान लो जनसंख्या की जब जनगणना होती है तो उसके बाद पता यही चलता है कि जनसंख्या कितनी बढ़ी है कितनी कम हुई है, तो उसके अनुसार क्षेत्रों की सीमाओं का पुनः निर्धारण किया जाता है, यही परिसीमन है, ठीक है। यह कार्य परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। ये देखो परिसीमन आयोग बनाया जाता है जिसके द्वारा ये कार्य किया जाता है, ठीक है। इसका उद्देश्य समान जनसंख्या प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। समान जनसंख्या प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है, ठीक है। परिसीमन आयोग का गठन क्यों किया जाता है? ये अगला क्वेश्चन आ गया हमारा, देखो कि परिसीमन आयोग का गठन क्यों किया जाता है? चुनाव कराने के लिए, निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारण करने हेतु, राज्य निर्माण हेतु, या न्यायिक समीक्षा के हेतु। तो हमारा सीधी सी बात है, निर्वाचन क्षेत्र को पुनर्निर्धारण करने हेतु, ठीक है, परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। परिसीमन आयोग एक स्वतंत्र निकाय है, यह निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तय करता है। स्वतंत्र निकाय है, ये बस ये देखो आप याद रखना कि स्वतंत्र निकाय है, ये आपको याद भी करना चाहिए और ये पता ही होगा शायद आपको। यह निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तय करता है, निर्वाचन जो क्षेत्र होते हैं उनकी सीमाएं तय करता है। इसकी सिफारिशों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, यानी कि जो अगर ये किसी चीज़ को तय कर देगा कि इस क्षेत्र में 2 लोग होने चाहिए, 4 लोग होने चाहिए, तो न्यायालय में उसकी चुनौती नहीं दी जा सकती है, ठीक है। परिसीमन का लोकतंत्र में क्या महत्व है? जो परिसीमन आयोग होता है उसका लोकतंत्र में क्या महत्व है? सांसद बढ़ाना, समान प्रतिनिधित्व करना, चुनाव रोकना, या राज्य का विभाजन करना। देखो इसमें क्या होता है, समान प्रतिनिधित्व के लिए परिसीमन किया जाता है, तो इस चीज़ को आप याद रखना। यदि जनसंख्या बदलती रहे तो सीमाएं न बदलें तो प्रतिनिधित्व असमान हो जाएगा। जनसंख्या बदलती रहे और सीमाएं ना बदलें, यानी कि अगर मान लो एक ही क्षेत्र में, जहाँ पे एक आज के डेट में तो यही हमारे यहाँ जो हो रहा है, मैं उसी को ले रहा हूँ कि जब हमारा 1971 की जब इसको परिसीमन किया गया था तो उस टाइम पे जो एक क्षेत्र की संख्या थी वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख थी, 4 लाख थी, 8 लाख थी, 10 लाख थी। आज की डेट में अगर वो 10 लाख थी तो आज की डेट में कम से कम वो 25 लाख हो गई है। और लेकिन सीमाएँ तो उसमें परिवर्तित, मतलब सीमाएँ तो बढ़ी नहीं है। तो क्या हुआ है, हमारे यहाँ जो है सदस्यों की जो सीटें हैं वो बढ़ाई नहीं गई हैं और वो जनसंख्या बढ़ती रही है। तो क्या हो रहा है हमारे यहाँ पे, जो ये कह रहा है ना प्रतिनिधित्व असमान हो जाएगा, तो ये वाली बात जो है हमारे यहाँ पे सटीक बैठती है। तो हमारे यहाँ प्रतिनिधित्व जो है असमान है, इसलिए परिसीमन लोकतांत्रिक समानता बनाए रखने का महत्वपूर्ण साधन है। देखो अब तो हमारे यहाँ लोकतांत्रिक जो
समानता है उसको ख़त्म ही मान लो आप, क्योंकि ऐसा जब हो ही नहीं रहा तो लोकतांत्रिक समानता में हमारा एक जो टॉपिक है वो ये भी है कि परिसीमन आयोग नहीं चल रहा है, हमारे यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। ठीक है, मैं जो अनुच्छेद 83 है वो संसद की अवधि को बताता है। आर्टिकल 83 संसद की जो अवधि है उसको बताता है कि संसद में कौन कौन से पद के लिए कितनी कितनी अवधि दे रखी है, जो उनका कार्यकाल होता है। लोकसभा का जो कार्यकाल कितना होता है तो आपको सबको पता होगा, 4, 5, 6, 7 तो 5 वर्ष होता है। ठीक है, लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इसे 1-1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है, लेकिन आपातकाल समाप्त होने के बाद अधिकतम 6 माह तक ही जारी रह सकती है। ठीक है, जो आपातकाल को जो समाप्त करने के बाद अधिकतम 6 माह तक ही जारी रह सकता है। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखना, क्योंकि देखो इसमें जो कहा गया है ना वो सिंपल ये है, तो सिंपल ये है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान 1-1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। देखो जो कार्यकाल होता है ना, संसद जो होते हैं, जो लोकसभा में बैठते हैं, उनका जो कार्यकाल है वो 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन तब कब जब आपातकाल लगा हो। और ये सब अगर 10 साल तक लगाए तो 10 साल तक आप 1-1 वर्ष करके बढ़ा सकते हो, लेकिन जो आपातकाल ख़त्म होने के जस्ट 6 महीने के बाद आपको चुनाव कराना होगा। ये चीज़ इसमें क्लियर की गई है। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों की सेवानिवृत्ति प्रणाली क्या है, तो आप मुझे बता सकते हैं। सभी एक साथ सेवानिवृत्त होते हैं, आधे हर 3 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, 1/3 हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, या राष्ट्रपति के आदेश से वो सेवानिवृत्त होते हैं। तो देखो उसमें जो 1/3 सदस्य होते हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ये वाला आपका सही होगा। ठीक है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, बिल्कुल सही बात है, स्थायी सदन है, यानी कि ये भंग नहीं होता। ये चीज़ आप क्लियर रख लो अपने दिमाग में कि भंग नहीं होता, इसलिए स्थायी सदन है। ठीक है, स्थायी सदन है। हर 2 वर्ष में इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, बिल्कुल यही बात अभी कही गई थी आपकी, हर 2 वर्ष में। ठीक है, इससे सदन में निरंतरता बनी रहती है, यानी कि ये कभी भंग नहीं होता, इसका जो कार्य है वो निरंतर चलता रहता है, निरंतरता बनी रहती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? जो राज्यसभा है उसको स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? कभी भंग नहीं होता, 10 वर्ष का कार्यकाल होता है, राष्ट्रपति संचालित करता है, या न्यायालय नियंत्रित रहता है, नियंत्रित करता है। तो न्यायालय तो हमारे यहाँ नियंत्रित नहीं करता, राष्ट्रपति का संचालन, इसका संचालन भी राष्ट्रपति नहीं करते, और 10 वर्ष का इसका कार्यकाल भी नहीं होता। ठीक है, तो इसका क्या होता है, कभी भंग नहीं होती। अगला देख लेते हैं, राज्यसभा को कभी पूर्ण रूप से भंग नहीं किया जा सकता, यह लोकसभा से अलग है, जिसे राष्ट्रपति भंग कर सकता है। ठीक है, देखो अब इसमें आप कन्फ्यूजन बिल्कुल मत करना कि लोकसभा से अलग है, क्योंकि लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है, राज्यसभा को नहीं कर सकता, ये बात कही गई है इसमें। जिसे यानी कि लोकसभा को, जिसे का मतलब है लोकसभा। अनुच्छेद 84 सदस्यता की योग्यता, जो सदस्यता होती है उसकी योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा की आयु सीमा अलग क्यों रखी गई है? लोकसभा और राज्यसभा की आयु सीमा अलग क्यों रखी गई है? राजनीतिक कारण है, परिपक्व प्रतिनिधित्व के हेतु, प्रशासनिक कारण है, या न्यायिक आदेश है? देखो ना तो ऐसा न्यायिक आदेश है, ना ही प्रशासनिक कारण है। परिपक्वता जो है उसमें बनी रहे हमारे सदनों में, दोनों में। अगर एक से कोई गलती हुई तो दूसरे में परिपक्व लोग बैठे हैं, वो उस चीज़ को मना कर दें करने के लिए, जैसे कि कोई भी कानून पास होता है तब। ठीक है, लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था, 25 वर्ष और 30 वर्ष। ठीक है, राज्यसभा को उच्च सदन माना जाता है, बिल्कुल। उच्च सदन क्यों कहा जाता है राज्यसभा? क्योंकि इसमें ज़्यादा आयु के लोग बैठे जाते हैं, 30 वर्ष के। ठीक है, इसलिए अधिकतम परिपक्व आयु निर्धारित की गई है। ठीक है, अधिकतम परिपक्व आयु इसमें निर्धारित की गई है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन, जो आपके संसद सदस्य बनने के लिए भारतीय नागरिक होना क्यों आवश्यक है? ठीक है, तो ये एक औपचारिकता है, संवैधानिक अनिवार्यता है, परंपरा है, या न्यायालय आदेश है? देखो परंपराएं खत्म हो रहती हैं, लेकिन ऐसा कभी हमारे यहाँ खत्म नहीं हुआ। न्यायालय आदेश हमारे यहाँ पे ये चलता नहीं है, औपचारिकता कोई है नहीं, तो संवैधानिक अनिवार्यता है। ये आप मैं आराम से कर देता हूँ, आप भी कर लीजिए। ठीक है, संसद में वही व्यक्ति कानून बना सकता है जो भारत का नागरिक हो। ठीक है, इसलिए हमारे यहाँ पे जो है भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। संसद में वही व्यक्ति कानून बना सकता है जो भारत का नागरिक हो। यह राष्ट्रीय संप्रभुता और सुरक्षा से जुड़ा प्रावधान है। ठीक है, राष्ट्रीय संप्रभुता और सुरक्षा से जुड़ा प्रावधान है। इसमें कुछ खास बताने के लिए है नहीं, चाहूँ तो मैं आपको 2 चीज़ें बता सकता हूँ इसमें बस, कि देखो भारत के लिए कानून, भारत के लोगों के लिए कानून कौन सही से बना सकता है? जो भारत का रहने वाला होगा। अब अगर आप अमेरिका के व्यक्ति को लाके भारत में सांसद बना के उससे कहोगे कि यार तू कानून बना दे, तो वो कैसे सही बनाएगा? उसको पता ही नहीं है भारत के कल्चर के बारे में, कैसे करेगा वो इस चीज़ को? लोगों को उस चीज़ से रूबरू नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आप जो है इस चीज़ को बस इतना ही याद रखिए कि भारत का नागरिक होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है। ठीक है, संसद सदस्य बनने की अन्य योग्यताएं कौन निर्धारित करता है? संसद जो सदस्य होते हैं उनकी जो योग्यताएं हैं अन्य, वो उनको कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रपति, संसद, सुप्रीम कोर्ट, या राज्यपाल? देखो राज्यपाल हमारे यहाँ करता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट हमारा, देखो राज्यपाल राज्य में होता है तो संसद की तो कैसे योग्यता है वो निर्धारित कर देगा। ठीक है,
सुप्रीम कोर्ट तो हमारा संसद से उसका कोई मतलब नहीं है, तो हमारी जो करती है वो संसद ही करती है, लेकिन राष्ट्रपति भी इसमें नहीं करते। ठीक है। संविधान संसद को अधिकार देता है कि वह कानून बनाकर अतिरिक्त योग्यताएं निर्धारित कर सके। देखो, संविधान जो होता है वो संसद को अधिकार देता है कि वह कानून बनाकर अतिरिक्त जो योग्यताएं उनको निर्धारित कर सके। वही बात है, देखो सेम योग्यताएं निर्धारित करती है कौन? संसद करती है। 85 जो होता है हमारा आर्टिकल, उसमें आती है संसद का जो सत्र होता है वो कैसे कैसे चलता है, उसके बारे में बात की गई है 85 में। संसद का सत्र बुलाने की संवैधानिक शक्ति किसके पास है? देखो, संसद का जो सत्र बुलाने की शक्ति है वो किसके पास है, ये पूछा गया आपसे। तो ठीक है, बताइए, प्रधानमंत्री के पास है तो नहीं है, राष्ट्रपति के पास है तो हाँ, संसद का जो सत्र है वो बुला सकते हैं, वो राष्ट्रपति बुला सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के पास है तो नहीं, मुख्य न्यायाधीश के पास भी नहीं है। ठीक है, देखो, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर संसद का सत्र बुला सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, कोई इसमें दो राय है ही नहीं। ठीक है, ये सही बात है। यह कार्य संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति का है, परंतु व्यवहार में यह मंत्रिपरिषद की सलाह से होता है। देखो, राष्ट्रपति जितने भी कार्य करते हैं वो मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करते हैं, उनके खुद के द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता है। तो इसलिए आप ये देखिए, अगर वो कोई, मैं आपको एक मोटा बता दूं कि अगर जो सजाएं माफ़ होती है ना, वो भी आप मंत्रिपरिषद की सलाह पे ही करते हैं, राष्ट्रपति खुद का कोई निर्णय नहीं होता उसमें भी। वो कर सकते हैं, वो चीज़ अलग है, लेकिन वो करते मंत्रिपरिषद की सलाह पे ही है। तो आप इस चीज़ को याद रखना, जितने भी कार्य राष्ट्रपति करेंगे वो मंत्रिपरिषद की सलाह पे करेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। दो सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह की सीमा क्यों निर्धारित की गई है? जो दो सत्र होते हैं उनके बीच अधिकतम 6 माह की सीमा क्यों निर्धारित की गई है? प्रशासनिक कारण है, लोकतांत्रिक निरंतरता हेतु, न्यायिक आदेश के हेतु, या राजनीतिक संतुलन के लिए? देखो, इसमें क्या होता है, लोकतांत्रिक जो निरंतरता हेतु है, प्रशासनिक कारण है, या राजनीतिक संतुलन के लिए, या न्यायिक। तो लोकतांत्रिक जो निरंतरता है ना वो बनी रहे, उसके लिए जो 6 महीने की अवधि है दो सदनों के बीच में वो होती है। ठीक है, दो सत्रों के बीच में जो होती है। यदि संसद लंबे समय तक न बैठे तो सरकार की जवाबदेही समाप्त हो सकती है। अगर संसद लंबे समय तक मतलब सदन में आके नहीं बैठ रही है, ठीक है, तो उसकी जो जवाबदेही है वो समाप्त हो जाती है, सरकार की जो जवाबदेही है वो समाप्त हो जाती है। इसलिए अधिकतम 6 माह की सीमा तय की गई है। ठीक है, इसीलिए की गई है। ठीक है, लोकसभा को भंग करने की शक्ति का महत्व क्या है? लोकसभा को जो भंग करने की शक्ति है उसका महत्व क्या है? राजनीतिक स्थिरता है, जनता से पुनः जनादेश लेने का अवसर, लोकसभा को भंग करने की शक्ति। देखो, लोकसभा का भंग करने का मतलब ये है उनका टाइम पूरा हो गया, वो दोबारा जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे, फिर अगर वो जीते, जनता ने उन्हें चुना, तो वो दोबारा फिर सरकार बना लेंगे। तो लोकसभा को जो भंग करने का उद्देश्य है वो जनता से पुनः आदेश जनादेश लेने का जो अवसर है वो लेना है। ठीक है, यही है। न्यायिक नियंत्रण नहीं है, राज्यसभा का नियंत्रण भी नहीं होता है, न्यायिक राजनीतिक स्थिरता भी नहीं होती है। इसमें जनता से पुनः जनादेश लेने की, यानी कि जनता के लिए आप अगर आपने काम किए हैं तो आप जाइए, आप लीजिए उनसे आदेश, और वो आपको अगर वोट देते हैं तो आप दोबारा सरकार बनाइए। जैसे अभी मोदी सरकार है, 2 बार 3 बार बन चुके हैं, तो आपको पता ही 2014 से आज कितना हो गया, 24 और 3 27 हो गए, 26। ठीक है, 10-12 साल से चल रहे हैं। लोकसभा को भंग कर नए चुनाव कराए जा सकते हैं, बिल्कुल ये बात सही है। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता को पुनः निर्णय लेने का अवसर देता है, बिल्कुल सही बात है। अब कोई कुछ भी कहे, लेकिन मोदी जी को भाई जो चुन रहे हैं उनसे के कोई जनता है, वो जनता उनको चुन रही है बार बार, वो प्रधानमंत्री बन रहे हैं। अगर कोई कहता है कि वो गलत हैं सही हैं तो भाई वो अलग बात है। आप जाइए जनता के बीच में, आप वोट मांगिए, अगर आप बनते हैं तो आप सरकार बना लीजिए। ये तो हर 5 साल में होता है, तो इस पर कोई मतलब टीका टिप्पणी मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा वो काम नहीं है। मेरा काम पढ़ाना है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसलिए बस मेरा एक मतलब एक वो है कि आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो राजनीतिक मतलब एक हमारा परिवेश है, तो राजनीतिक जब परिवेश से हम चीज़ें निकलती हैं तो वो चीज़ें मुंह पे आ जाती हैं, इसलिए एग्जाम्पल देने के लिए भी इन चीज़ों का यूज कर लेते हैं। ठीक है, अनुच्छेद जो 86 होता है यानी कि 86, वो राष्ट्रपति का संदेश और संबोधन का अधिकार है। जो राष्ट्रपति को जो संदेश और संबोधन का जो अधिकार है वो आर्टिकल 86 के अंतर्गत आता है। राष्ट्रपति को संसद के किसी भी सदन को संबोधित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अभी यही आर्टिकल है, आर्टिकल कौन सा है? 86। इसमें कोई देखना इसमें कारण ही नहीं है, बस इसकी थ्योरी देखो आप। आर्टिकल 86 अनुच्छेद 86 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह संसद के किसी भी सदन को संबोधित कर सके या संदेश भेज सके। ठीक है, राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो संसद के किसी भी सदन को संबोधित कर सके, यानी कि चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। ठीक है, यह अधिकार राष्ट्रपति को की संवैधानिक भूमिका को दर्शाता है। जो ये अधिकार है राष्ट्रपति की जो संवैधानिक भूमिका है ये उसको दर्शाता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं इसका क्वेश्चन। क्या राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन को संबोधित कर सकते हैं?
तो बिल्कुल संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति संबोधित कर सकते हैं, ये बात सही है। ठीक है, तो इस पे लगा लीजिए हाँ, राष्ट्रपति ही उसको संबोधित करते हैं। राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भी संबोधित कर सकते हैं। यह आमतौर पर संसद के प्रथम सत्र में होता है। ठीक है, जब संसद का प्रथम सत्र हो या जो आम चुनाव होते हैं उनके बाद भी राष्ट्रपति इसको संबोधित करते हैं। ठीक है, तो इसका कोई वैसी वाली बात नहीं है। चुनाव के बाद भी जो है सत्र को बुलाते हैं, उनको संबोधित करते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए संदेश पर सदन का क्या दायित्व होता है। जो सदन होता है, अगर राष्ट्रपति उनको कोई आदेश देते हैं, संदेश या मतलब आदेश देते हैं और उनको भेजते हैं कोई चीज़, तो उस पर जो सदन है दोनों, उन पर वो क्या, उनका जो दायित्व है वो क्या करेंगे, उसके बारे में आपसे पूछा गया है। ये बताइए आप। अच्छे क्वेश्चन ये ऐसे होते हैं कि ये थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, जबकि ये है तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन, पर आपको समझने की ये है कि आपने कितना समझ लिया टॉपिक को। अनदेखा कर देते हैं, मतलब उसको नहीं देखते, चल छोड़ना, उस वाले टाइप से देखते हैं उसको, उस पर विचार करते हैं, या उस पर विचार करते हैं वो कि चलो देखते हैं इसे। तुरंत पारित करना होता है, यानी कि वो अगर राष्ट्रपति ने आदेश दे दिया तो आप उसको तुरंत ही पारित करके दोगे। न्यायालय भेजना होता है, यानी कि वो न्यायालय भेजेंगे उसे। तो देखो मैं बताऊँ आपको, नहीं तो वो उसको अनदेखा कर सकते हैं, ना ही उसको तुरंत पारित कर सकते हैं कि वोट की आवश्यकता होती है, और ना ही न्यायालय भेज सकते हैं। तो उस पर सिर्फ वह विचार करना है, उनका काम है विचार करना उस पर। ठीक है, यदि राष्ट्रपति किसी सदन को संदेश भेजता है तो उस सदन को उस संदेश का पर विचार करना आवश्यक होता है। ठीक है, संदेश पर विचार करना ही आवश्यक होता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अनुच्छेद जो 87 है, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण कब होता है। जो राष्ट्रपति होते हैं आर्टिकल 87 के तहत जब वो विशेष अभिभाषण होता है उनका, तो वो कब होता है, हर सत्र में होता है, केवल आपातकाल में होता है, प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में होता है, केवल चुनाव के बाद होता है। तो विशेष जो अभिभाषण होता है वो इसमें जो होता है प्रत्येक, मतलब जो प्रथम सत्र होता है, जो आम चुनाव होते हैं उनके बाद होता है। ठीक है, इसको कह सकते हैं हम प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में। देखो आर्टिकल 87 के अनुसार प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र या आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र में राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण देते हैं, वही बात है। ठीक है, इसमें सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत की जाती है। जो सरकार की जो नीतियां हैं, जो कार्यक्रम है, उनके बारे में बताया जाता है कि सरकार क्या करने वाली है और उसकी नीतियां क्या क्या रहेंगी। इस चीज़ को आप याद रखना, ये क्वेश्चन जो है ज़रूरी है थोड़ा सा आपके लिए, कि उसके जो है ये क्वेश्चन आ जाता है और ये आ ही जाएगा, इस बार देख लेना था। ठीक है, अनुसार आर्टिकल 87 के अनुसार प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र तथा आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र में, ठीक है, राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण देते हैं। विशेष अभिभाषण जो होता है राष्ट्रपति का, वो प्रथम सत्र में होता है, इतना याद रख लेना आप। आगे देख लेते हैं, राष्ट्रपति के अभिभाषण का मुख्य उद्देश्य क्या है। राष्ट्रपति जो होता है उसके जो अभिभाषण है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, कानून बनाना, सरकार की नीतियाँ बताना, न्यायिक आदेश देना, बजट पारित करना। तो जो राष्ट्रपति के अभिभाषण का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या होता है, कानून बनाना होता है। तो कानून तो वो हाथों हाथ कैसे बनाएंगे, भाषण से। सरकार की नीतियों को बताना, बिल्कुल सही बात है, वो सरकार की नीतियों को बताते हैं कि हम किस प्रकार से हमारी सरकार काम करने वाली है। ये सरकारी जो हमारी नहीं, मतलब ये सरकार हमारी, मेरे मुंह से इसलिए निकल गया क्योंकि हमारे यहाँ सत्ता पक्ष का ही राष्ट्रपति जो है आजकल चुने जाते हैं। ठीक है, बजट पारित करना, ये सब हमारे काम नहीं होते, उनके काम नहीं होते, बस सरकार की नीतियों का बखान करते हैं वो। ठीक है, बखान का मतलब है बताते हैं। अभिभाषण में सरकार की भावी योजनाओं और कार्यक्रमों का उल्लेख होता है। यह कार्यपालिका और विधायिका के संबंध को दर्शाता है, यानी कार्यपालिका और जो विधायिका होती है उसके कार्य जो संबंध होते हैं उनको दर्शाता भी है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, राष्ट्रपति का अभिभाषण किसके द्वारा तैयार किया जाता है। राष्ट्रपति स्वयं तैयार करते हैं, सुप्रीम कोर्ट तैयार करता है, मंत्रिपरिषद तैयार करती है, या लोकसभा अध्यक्ष तैयार करके देते हैं। तो देखो राष्ट्रपति स्वयं तैयार उसको नहीं करते हैं, राष्ट्रपति के मन में जो आएगा वो नहीं बोलेंगे वो वहाँ जाके। सुप्रीम कोर्ट उसको तैयार नहीं करता है, लोकसभा अध्यक्ष भी उसको तैयार नहीं कर सकता। ठीक है, तो कौन करेगा, मंत्रिपरिषद, जो मंत्रिपरिषद कहेगी वो राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया जो जीजा जी बोलेंगे वो मैं करूँगा, वो वाला काम है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, भले ही अभिभाषण राष्ट्रपति पढ़ते हैं लेकिन इसे मंत्रिपरिषद तैयार करती है। अभिभाषण कौन है, वो राष्ट्रपति पढ़ते हैं लेकिन उसे कौन है, मंत्रिपरिषद तैयार करती है, क्योंकि वास्तविक कार्यपालिका वही है, यानी कि राष्ट्रपति जो है नामात्र के होते हैं, वास्तविक जो है मंत्रिपरिषद है। अनुच्छेद जो 88 होता है, मंत्री और महान्यायवादी का अधिकार है। अनुच्छेद 88 में क्या है, मंत्रियों और महान्यायवादी के जो अधिकार हैं उनके बारे में बात की गई है आर्टिकल 88 के अंतर्गत। और किन्हें संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, जो किन्हें जो है संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, भले ही वे सदस्य हों या ना हो। ठीक है, भले ही वो सदस्य हों या ना हो। केवल प्रधानमंत्री को, केवल न्यायाधीश को,
मंत्री और महान्यायवादी को और राज्यपाल को। देखो मंत्री हमारे यहाँ 6 महीने के लिए किसी भी व्यक्ति को आप बना सकते हो। अगर वो किसी चुनाव में नहीं खड़ा है तब भी सरकार चाहे तो किसी अन्य व्यक्ति को भी एक मंत्री बना सकती है। 6 महीने के अंदर उसका चुनाव कराए, अगर वो चुनाव जीत जाता है तो उसको मंत्री हमेशा के लिए वो बना सकती है जब तक सरकार रहेगी। वो मन से है उनके, ठीक है। तो मंत्री और महान्यायवादी अगर वो उस मतलब सदस्य चुन के नहीं आए हैं तब भी वो कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, ठीक है, किसकी, संसद की कार्यवाही में, ठीक है। आगे चलते हैं। विस्तृत जो विवरण दे रखा है उसका, अनुच्छेद 88 के अनुसार मंत्री और भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया AGI संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, परंतु मतदान का अधिकार केवल संसद को ही होता है, ठीक है। मतदान का अधिकार जो है वो सदस्य को होता है। मतदान का अधिकार तो सदस्य को होगा पर वो भाग किसी में भी ले सकते हैं, ठीक है, भाग ले सकते हैं वो किसी भी कार्यवाही में अगर वो सदस्य नहीं है सदन के तब भी। क्या महान्यायवादी संसद में मतदान कर सकता है? तो इसमें बिल्कुल ना का टिक लगाओ आप, नहीं कर सकता। मैं आपको इसमें ज़्यादा बोलूँगा ही नहीं कि आप ये लगाओ या वो लगाओ। महान्यायवादी को बोलने और भाग लेने का अधिकार है। देखो महान्यायवादी केवल बोल सकते हैं, उसमें भाग ले सकते हैं, परंतु संसद वह सांसद नहीं होता, इसलिए मतदान नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, कोई कई बार मैंने आपको बता दी है। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अनुच्छेद 88 का महत्व क्या है? अनुच्छेद जो 88 है उसका महत्व क्या है? न्यायिक नियंत्रण है, विधायिक प्रक्रिया में कार्यपालिका की भागीदारी है, राज्य का विभाजन है, चुनाव का नियंत्रण है। तो देखो ये है विधायिक प्रक्रिया में कार्य जो पालिका होती है उसकी भागीदारी होती है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। यह अनुच्छेद सुनिश्चित करता है यानी कि आर्टिकल 88 सुनिश्चित करता है कि मंत्री चाहे वे किसी सदन का हो के सदस्य हों या नहीं, ठीक है, संसद में अपनी बात रख सकें। इससे जवाबदेही और समन्वय बढ़ता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अनुच्छेद जो 89 होता है राज्यसभा का सभापति और उपसभापति दोनों से रिलेटेड होता है, ठीक है। मतलब राज्यसभा के सभापति और उपसभापति जो है वो किस में आते हैं? आर्टिकल 89 में आते हैं, ठीक है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो ये होते हैं हमारे उपराष्ट्रपति। पदेन जो सभापति होते हैं राज्यसभा के वो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं। जो जितनी भी कार्यवाही राज्यसभा की होती हैं वो उपराष्ट्रपति जो है उसमें सभापति के रूप में कार्य करते हैं, मतलब पदेन सभापति के रूप में। अनुच्छेद 89 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है। वह सदन की कार्यवाही का संचालन करता है, ठीक है। यही बात जो मैंने आपको बताई, कार्यवाही का संचालन करने का काम है पदेन सभापति होते हैं, ठीक है। आगे राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव कौन कराता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। जो देखो इसमें एक क्वेश्चन आप कन्फ्यूज मत होना, उपसभापति के बारे में पूछा है। राष्ट्रपति करते हैं, लोकसभा करती है, राज्यसभा करती है, प्रधानमंत्री करते हैं। तो इसमें क्या करती है? इसमें देखो राज्यसभा करती है। जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं जो चुने जाते हैं विधान परिषद के सदस्यों के द्वारा, जो राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, तो वो सदस्य मिलकर अपने में से एक जो उपसभापति होता है उसका चुनाव करके उसे उपसभापति बना देते हैं, ठीक है। तो ये इसमें बात है बस, खाली और कुछ नहीं है। उपसभापति का चुनाव राज्यसभा के सदस्य अपने बीच से करते हैं। वही बात है जो मैंने आपको बताई, उपसभापति का चुनाव जो होता है राज्यसभा के सदस्य अपने ही बीच से करते हैं, एक सदस्य का, ठीक है। सभापति की अनुपस्थिति में कार्यवाही कौन चलाता है? तो सभापति की अगर जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं अगर वो कहीं पे चले जाएं, भाग जाएं, मृत्यु हो जाए, मर जाए, कुछ भी हो जाए, तो उनकी जो अनुपस्थिति रहेगी उस टाइम पे कार्यवाही कौन चलाता है? ठीक है, तो वो चलाता है हमारा प्रधानमंत्री, उपसभापति, राष्ट्रपति, महान्यायवादी। तो इसमें चलाता है उपराष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति कह रहा हूँ, उपसभापति, ठीक है। उसमें थोड़ा बोलने में थोड़ा हो गया है उपसभापति, इसको आप थोड़ा ठीक कर लेना। मैंने जो उपराष्ट्रपति बोल दिया, क्लिक तो सही करा था, ठीक है। उपसभापति हमारे चलाते हैं, ठीक है। सभी सभापति अनुपस्थित हों तो उपसभापति सदन की कार्यवाही संचालित करते हैं। यदि सभापति अनुपस्थित हों तो उपसभापति सदन की कार्यवाही संचालित करते हैं। मैं थोड़ा सा पता नहीं दिमाग कहीं और ही चला गया, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अनुच्छेद 90 उपसभापति का पद रिक्त होना, ठीक है। जो उपसभापति उनका जो अगर पद रिक्त है तो उस टाइम पे क्या होता है, तो आर्टिकल 90 में आता है उपसभापति का पद रिक्त, ठीक है। राज्यसभा का उपसभापति किन परिस्थितियों में पद छोड़ सकता है? उपसभापति देखो राष्ट्रपति के आदेश से छोड़ सकता है, ऐसा तो नहीं है। त्यागपत्र देकर छोड़ सकता है, न्यायालय के आदेश से छोड़ सकता है, या प्रधानमंत्री के निर्देश से छोड़ सकता है। तो केवल त्यागपत्र देके, ठीक है। उपसभापति अपने हस्ताक्षर से सभापति को त्यागपत्र दे सकता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और इसीलिए उनका पद छूट जाएगा अगर वो चाहें तो। इसके अतिरिक्त सदन के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा भी उसे हटाया जा सकता है। इसमें ऑप्शन नहीं था, नहीं तो हम यही लगाते,
ठीक है, तो दोनों चीज़ें हैं इसमें। अगर सदन के सदस्य बहुमत से अपना जो है प्रस्ताव पारित कर दें कि भाई जो उपसभापति हैं उनको हटा दिया जाए, क्योंकि वो उन्होंने उनके द्वारा ही चुने होते हैं, तो वो हटा भी सकते हैं। इस चीज़ को आप याद रखना। उपसभापति को हटाने के लिए क्या आवश्यक है? साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, न्यायालय की अनुमति या राष्ट्रपति की स्वीकृति। देखो इसमें क्या होता है, साधारण बहुमत से अगर आपने बिल पेश कर दिया तो बिल्कुल आप उनको हटा सकते हो। राज्यसभा के कुल सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित होने पर उपसभापति हटाया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें साधारण बहुमत काम आ जाता है। इस प्रक्रिया के लिए पूर्व सूचना देना आवश्यक है। ठीक है, मतलब पहले से सूचना देना उनको आवश्यक है, ये चीज़ इसमें कही गई है। उपसभापति का पद रिक्त होने पर क्या होता है? जो उपसभापति होते हैं ना, उनका पद जब रिक्त हो जाएगा तो उस पर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, नया चुनाव होता है, प्रधानमंत्री नियुक्त करता है या न्यायालय नियुक्त करता है। देखो इसमें से एक भी चीज़ सही नहीं है। ना तो न्यायालय नियुक्त करेगा, ना प्रधानमंत्री, ना राष्ट्रपति उनको नियुक्त करेंगे। उनका चुनाव हो जाएगा, सदस्य अपने बीच में से दोबारा किसी को चुन लेंगे। यार कि अपने घर के झगड़े में दूसरे को क्यों मौका देना, वो वाला काम है ये। ठीक है, यदि पद रिक्त हो जाए तो राज्यसभा अपने सदस्यों में से नया उपसभापति चुनती है। ठीक है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। यहीं पे आज हमारी क्लास ख़त्म हो जाती है और अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो आर्टिकल 90 से लेकर आर्टिकल 100 या 110 जितने भी हो पाएंगे मैं उतना करूँगा, क्योंकि क्लासें बहुत लंबी हो जाती हैं। इसमें थ्योरी बहुत ज़्यादा है और थ्योरी को समझना ही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जो चैप्टर है ना यार, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें सारे आपकी संसद आ जाएगी, टोटल संसद। उसके बाद में फिर आपकी विधानसभा आ जाएगी, वहाँ पे भी चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेकिन आपको विधानसभा पढ़ाते समय ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि आप संसद को बच्चे को पढ़ा चुके हो ना। उसके बाद में बच्चा रिलेट कर लेता है चीज़ों को। अभी सारे बच्चे एक से नहीं है। आप ये समझो कि मान लो आपको सारे क्वेश्चन इसमें से आते होंगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे बेचारे जो पहली बार पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए भी हमको पढ़ाना होता है। तो इसमें थोड़ा टाइम लगा है, कोई बात नहीं। अगर आपको फिर भी ठीक लगा हो तो सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करके जाना वीडियो को, और धन्यवाद आपका।